हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जो कि 2023 को 6 मार्च में कंडक्ट किया गया है। और जो हम अभी सोल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर कोड है 55, 1 and 3 सेट 3। और देखो टोटल जो क्वेश्चन रहे होंगे इसमें 35 क्वेश्चन हमें करने होते हैं और पूरा पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के और सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सिलिकॉन द गैप बिटवीन द बॉटम कंडक्शन बैंड ईसी एंड डोनर एनर्जी ईडी किस ऑर्डर में होता है, ये हमें बताना है। तो देखो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि इंसुलेटर में जो बैंड गैप होता है वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होता है, सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है और सिलिकॉन के लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। और कंडक्टर के लिए होता है मतलब बिल्कुल 0 या 0 से भी कम, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे में अलाइंड होते हैं, या कह सकते हो कि ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन है, कांस्टेंट करंट या स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है किसी मेटलिक वायर में जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम 1 एंड 2। तो मान लो इस तरह का कोई वायर है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, एरिया वेरिएबल है लेकिन करंट इसमें कांस्टेंट है। तो हमें बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनके बीच में ग्राफ किस तरह का होगा। देखो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, I = NEA/VD। तो यहाँ पर VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हम लिख सकते हैं I/NEA। अब देखो करंट कांस्टेंट है, n की वैल्यू कांस्टेंट होगी फॉर अ पर्टिकुलर वायर, E तो कांस्टेंट होता ही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रही है। तो इस हिसाब से जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा VD और A के बीच में, कि अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो डिक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बेटा ये तब हम सेलेक्ट करते हैं जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, y = mx+c टाइप की इक्वेशन होती है, उसमें स्लोप नेगेटिव होती, तब मैं इसको चूज कर लेता। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें NE और करंट पॉजिटिव होगा और वैसे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली ए पर डिपेंड कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना होकर के यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ PN जंक्शन डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस। अब ये देखो यहाँ पर ए बोला तो ए का मतलब 1 ही हम कंसिडर करेंगे। आपको बताना करेक्ट ऑप्शन कौन सा आउटपुट वोल्टेज का। तो आपने रेक्टिफायर पढ़ा होगा, रेक्टिफायर क्या काम करता है, ये अल्टरनेटिंग करंट को एक सिंगल वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि यूनिट डायरेक्शनल होती है। इस तरह की भी हो सकती है या फिर इस तरह की भी हो सकती है। अब ये तब होता है जब हम 2 डायोड का इस्तेमाल करें, ठीक है, जिसका आप फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड का इस्तेमाल होता है और उसमें एक ही डायोड का इस्तेमाल होगा और जो वेव आएंगी वो इस तरह से आएंगी, यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगर 2 डायोड होती तब हम इसको चूज करते फुल वेव रेक्टिफायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली ग्राउंड स्टेट पर है, ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1 पर, और वो फोटोन को एब्जॉर्ब करके n = 5 पर पहुंच गया है। तो आपको बताना है कि वेवलेंथ फोटोन की कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा E = hc/λ, और जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है nth स्टेट में वो होता है -13.6/n² और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो पहले हम ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं, यानी n की वैल्यू जब 1 है तो एनर्जी कितनी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी। और जब n = 5 होगा तो यानी कि -13.6 डिवाइड में 5 का स्क्वायर, मतलब 13.6 डिवाइड कर दो उसको 25 से, तो ये आ जाएगा -0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपको डेल्टा E निकालना है, ठीक है, डेल्टा E। तो मैं क्या करूँगा, E5 में से E1 को माइनस कर देंगे, तो E5 - E1 ये कितना, -0.544 माइनस के 13.6, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो डेल्टा E = आ जाएगा 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास 2 चॉइसेस है, 2 तरीके हैं सॉल्व करने के इसको। पहला तरीका ये है कि इसको डेल्टा E को मैं 13.056 से इसको मैं 1.6 × 10⁻⁻19 से पहले मल्टीप्लाई करूँ, इसको जूल में कन्वर्ट करूँ और फिर फॉर्मूला लगाऊँ यही hc/λ वाला, और hc की वैल्यू पुट करूँ 13.056 इंटू में 1.6 10⁻⁻19 =
तो एच की वैल्यू 6.625 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में ना आपको टाइम सेव करना होता है। लैम्डा आप फाइंड कर लोगे, बट इट्स बेटर कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, डेल्टा ई इक्वल टू 12,400 डिवाइड में लैम्डा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका आंसर सीधा एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा, और हालांकि हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे इजीली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें बहुत सारी वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी। एनर्जी अगर आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सीधा लैम्डा एंगस्ट्रॉन में हम निकाल सकते हैं, फिर उसको चेंज कर लेंगे। तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेता हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 12,400 को मैं डिवाइड कर दूंगा, जो हमारा डेल्टा ई आया है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, ठीक है, यानी कि 13.056 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 949.75 एंगस्ट्रॉन। अब एंगस्ट्रॉन को पहले मीटर में चेंज कर लो, 949.75, ठीक है। इसको एंगस्ट्रॉन में अगर आप चेंज करोगे तो आ जाएगा 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये तो मीटर में आएगा। मीटर को फिर से अगर आपको नैनोमीटर में चाहिए तो हमें तो 949.75 इसको 10 की पावर -10 फिर से मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 9 से, तो ये आपका आ जाएगा नैनोमीटर में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 94, ये पॉइंट एक इधर आ जाएगा 94.975, और इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट लो वैल्यू राउंड ऑफ करके तो ये 95 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इससे भी आप कर सकते थे, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी पता है तो लैम्डा आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द करंट प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। देखो ये जनरली आपको पता है कि जब भी एक चार्ज आप कर रहे हो किसी कैपेसिटर को, तो उसके बीच में वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बनता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, जो कि होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में डी टी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर रहेगा, डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट फोटोन ऑफ एनर्जी 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। मतलब फोटोन को इंसिडेंट करवा जा रहा है, इनकी एनर्जी है 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस आर स्टॉप्ड बाय एन इलेक्ट्रोड। अब देखो ये आकर के गिर भी रहे हैं और फोटोन्स को बाहर भी निकाल रहे हैं, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 ये हमें गिवन है -4.5 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू मेटल। आपको बताने की वर्क फंक्शन कितना होगा। वर्क फंक्शन को आप फाई नोट या फिर डब्ल्यू नोट से डिनोट करते हैं, जो कि एच इंटू न्यू नोट के बराबर होता है। वर्क फंक्शन कितना होगा ये आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन बिना सोल्व करे भी किया जा सकता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहली बात तो ये कि फोटो इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलते हैं जब इंसिडेंट एनर्जी जो होती है फोटॉन्स की वो ज़्यादा हो वर्क फंक्शन से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। क्या कंडीशन है कि इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। इसमें मैं वर्क फंक्शन ही पूछा है, वर्क फंक्शन ही पूछा है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि जो फाई नोट की वैल्यू आएगी, जो वर्क फंक्शन आएगा वो 7.5 से कम आएगा। आंसर जो आएगा हमारा वो 7.5 से कम आएगा। 7.5 पे तो फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की फिर जरूरत ही नहीं होगी। तो मैंने क्या करा, 7.5 से कम होना चाहिए, तो डी भी हटा दो क्योंकि वो भी उससे ज़्यादा है। अब बचा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो जो फाई नोट होगा वो जो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे हो जस्ट उसके इक्वल होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैं समझाता हूँ अब इसको इक्वेशन से। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इंसिडेंट एनर्जी है वो दो जगह यूज होती है, एक तो वर्क फंक्शन में, दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की उसमें। और काइनेटिक एनर्जी को ही हम ई इंटू में वी नोट लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इंसिडेंट एनर्जी कितनी है अपने पास 7.5 EV, फाई नोट फाइंड करना है, प्लस यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है या कह लो कि जो EV नोट के बराबर ही होगी, तो मैं इसको कितना लिखूंगा, ये है -4.5। तो यहाँ पर हम माइनस ना लेकर के सिर्फ 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। अब इसको माइनस कर दो तो ये 7.5 EV में से -4.5 EV माइनस करेंगे, फाई नोट आएगा। तो 7 में से 4 जाएगा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा फाई नोट की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगी। देखो यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस हम इसलिए लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन को जस्ट हम रोक सकें, रिपेल करवा सके। तो इसमें हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर नहीं लेंगे, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड लेंगे, सिर्फ साइन नहीं लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आपको गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है n, मैं इसको r मान रहा हूँ, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड, यानी कि ओमेगा गिवन है, रेडियन पर सेकंड में, इन अ
यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी भी गिवन है, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ पूछा है कितना होगा, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है। देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस के डी फाई अपॉन में डी टी, और जो डी टी फ्लक्स होता है वो होता है बी डॉट ए, या फिर आप इसको ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, ईएमएफ का आप लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी बी इंटू में ए इंटू में कोस थीटा को मैं ओमेगा टी लिख रहा हूँ। अब जब आप इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर बी तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो कोस का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा जो कि आएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा आगे आ जाएगा यहाँ पर। और कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस, तो एक माइनस सोल लगा देंगे हम यहाँ पर, वैसे माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा बाद में, ये ईएमएफ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम इसमें जो ईएमएफ होगा उसमें n की मल्टीप्लाई कर देंगे, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। फिलहाल हमसे क्या पूछा, मैक्सिमम ईएमएफ। देखो जैसे साइन या कोस है तो उसके आगे जो भी चीज़ आ रही है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ईएमएफ है कि ईएमएफ एक वेरिएबल है, यहाँ पर साइन पर डिपेंड कर रहा है, तो साइन या कोस के आगे जो भी आता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होता है, एम्पलीट्यूड होता है, पीक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एन बी ए ओमेगा, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, एन बी ए ओमेगा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब सब वैल्यू पुट करते हैं, एन की वैल्यू 40, बी कितना है मैग्नेटिक फील्ड वो है 3 × 10⁻⁻², एरिया हमें निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर करके, पाई इंटू में आर की वैल्यू कितना 8, और देखो सेंटीमीटर में आर कितना है सेंटीमीटर, तो उसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर के लिए, इंटू 10⁻² का स्क्वायर, और ओमेगा गिवन है 25 अपॉन में पाई, तो पाई तो कट ही जाएगा यहाँ से, पाई से पाई हटाओ। तो देखो मैंने इसको जो पावर वाले उनको एक साथ लिख लिया है। अब इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 192 और 10⁻³ या 30 भी लिख सकते हो, और यहाँ पर ये कितना है 10⁻⁻6। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.192 वोल्ट। तो जो सबसे सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 0.19 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कई एग्जाम में पूछा गया है। 2 न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो 8:1, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी पूछा है। देखो बच्चों को याद रहता है कि r a⁻1/3 पे डिपेंड करता है, r = r0 a⁻1/3। तो r तो वेरिएबल करता है, लेकिन कोई भी न्यूक्लियस हो सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम रहती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले एक डायपोल बना लेते हैं। डायपोल क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो एक डायपोल हुआ, अब इस डायपोल के सेंटर से मतलब यहाँ से r दूरी पर हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया, मैं कैपिटल Q मान लेता हूँ, ठीक है। और इस समय उस पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है F वेक्टर, या F लग रही है उस पर। आपको बताना है कि अगर इस डिस्टेंस को हम 2r करते हैं तब फोर्स कितनी हो जाएगी। तो मैं इसी को सेकंड केस बना लेता हूँ। तो सेकंड सिचुएशन ये है कि यहाँ पर हमने डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया, 2r कर दिया, तो f' कितना होगा। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की एक्सल पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं, वो होती है 2 kp/r³। तो मेनली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे r के क्यूब पर डिपेंड कर रहा है। अब निकालनी फोर्स से मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसा क्यों। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q × में E। तो यहाँ पर Q लेते हैं वो चार्ज जिस पर आप फोर्स निकाल रहे हो, और E लेंगे हम इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट केस में इस पर ये फोर्स लगी होगी Q 2 kp/r³। अब सेकंड केस में ये हो जाएगा Q तो वही है, 2 kp भी चेंज नहीं करा हमने चेंज करा है r यानी कि डिस्टेंस। अब कितना हो गया 2r³। तो 2 की क्यूब कितना होता है, वो होता है 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा, Q 2 kp/r³। और ये सब पूरा किसके बराबर है, जो पहले फोर्स थी, यानी कि जो नई फोर्स आएगी बाद वाले केस में वो 1/8 होगी, जो ओरिजिनल फोर्स थी या जो पहले फोर्स थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकंड। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितने फ्लो कर रहा है वो हमें गिवन है 3.3 × 10⁻19, वेयर t इज 1 सेकेंड। आपको बताना द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट कितना होगा। तो करंट होता है Q/T, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, और Q होता है Ne अपॉन में यहाँ पर T आ जाएगा। N/T की वैल्यू तो हमें गिवन है 3.3 इंटू में 10⁻19, और E की वैल्यू आपको पता होती है 1.6 इंटू 10⁻19। पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 3.3 इंटू में 1.6 आपको करना है, जो कि आएगा 5.28 एम्पियर। और इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 5.3 एम्पियर हम इसको लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इट इज़ ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, तो क्या होता है। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम यूज़ करते हैं डोपिंग के लिए। क्वेश्चन में भी तो ये तो कहा है कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करवा रहे हैं, तो उससे क्या बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है और द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाती है। और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं होल, किसमें, पी टाइप में। तो जो कंडक्टिविटी होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है, होल्स की वजह से। जबकि एन टाइप में हम पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी को ऐड करवाते हैं और यहाँ पर जो इम्प्योरिटी होती है वो कहलाती है डोनर इम्प्योरिटी। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, तो उन्हीं की वजह से करंट जो भी कंडक्ट करेगा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कनेक्ट करता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा था कि अगर आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, तो क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। देखो ये हम कह नहीं सकते जब तक हम बायसिंग ना करें, फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग। इट बिकम्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। थर्ड ऑप्शन है देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो मोर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे आपके एन टाइप में, तो ये एन टाइप थोड़ी ना बना, एन टाइप तब बनते हैं जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। डोपेंट एटम बिकम डोनर एटम, तो ये चीज़ होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, तो क्या होगा। देखो डायमैग्नेटिक जनरली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। कंसेप्ट समझ लेते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्रिएट्स एन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है जो भी आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और ये हमेशा रिपेल करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। सो इफ अ डायमैग्नेटिक substance is brought near the north or south pole of a bar magnet then it is repelled by the both the pole, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा रिपल होगा और दोनों ही पोल से रिपल्सन फील होगा उसको, तो रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स, आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, यानी कि इनमें से किसकी क्रिटिकल वैल्यू सबसे कम होगी। देखो क्रिटिकल वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू 1/sin IC या फिर sin IC इक्वल टू 1 में म्यू। पहले मैं आपको बताता हूँ क्रिटिकल एंगल होता क्या है। देखो आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मान लीजिए कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर लाइट रे मान लीजिए हमारा डेंसर मीडियम में सोर्स है, ये ऐसे जा रही है। अब अगर मान लीजिए ये ना तो बाहर जा रही हो ना अंदर आ रही हो, जस्ट ग्रेजिंग कर रही हो, तो ऐसे इंसिडेंस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पर रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो जो डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी जो वैल्यू है अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो वो ग्रेजिंग करता है, और अगर इंसिडेंस एंगल ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से तब जाकर के होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिलहाल तो हमें ये बताना है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल किसकी होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल एक दूसरे पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि म्यू की वैल्यू अगर सबसे, देखो हमें लिस्ट बताना है, लिस्ट किसके लिए, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लिस्ट कब होगी, तो जिसके लिए सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम होगी। तो सिंपली आप वो पेयर देखो जिसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे ज़्यादा हो, जैसे एयर और ग्लास और वाटर का, डायमंड और वाटर का, और डायमंड और एयर का। अगर आप जनरली भी सोचो तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, और सबसे ज़्यादा जो रेशो आएगा मतलब म्यू की वैल्यू आएगी वो डायमंड के पेयर के लिए ही आएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डायमंड टू एयर। वैसे भी ये तो हुआ फैक्चुअल, कैसे कंसेप्चुअली सोचना है। अगर डेटा याद है आपको, जैसे ग्लास एयर के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, ग्लास वाटर के लिए 54, डायमंड वाटर के लिए 24.32 डिग्री और डायमंड से एयर के लिए 24 डिग्री। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, मतलब अगर डाटा याद है तब के लिए डायमंड से एयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो सबसे कम होता है, 24 डिग्री होता है, जबकि डायमंड से वाटर के लिए 24.32 मिनट यहाँ पर रहता है, 24 डिग्री और 32 मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इन अ होलो मेटेलिक सिलेंडर। तो होलो मेटेलिक सिलेंडर के अंदर से एक बार मैग्नेट को ड्रॉप करवाया जा रहा है। अब देखो जब ये आएगी नीचे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा थ्रू दी सिलेंडर, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा फिर वहाँ पर हम लेंज लॉ अप्लाई करेंगे। लेंज लॉ ये कहता है कि इस सिलेंडर में एक इंड्यूस करंट बनेगा और वो इंड्यूस करंट उस मोशन को अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये
इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वो बार मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। जब वो मोशन का अपोज करेगा तो जो उसकी स्पीड होगी किसकी, बार मैग्नेट की, वो डिक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर होगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी। अब कम कितनी होगी, क्या वो घट करके 0 हो जाएगी या वो बस, दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, एक 0 और लेस देन जी, क्योंकि इक्वल टू जी नहीं होगा, ग्रेटर देन जी भी नहीं होगा। अभी हमें इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। अगर मान लो सिर्फ एक सर्कुलर रिंग होती, सिर्फ सर्कुलर रिंग होती और मैग्नेट को इसमें से गिराया जाता, तब तो हम लेते लेस देन जी। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि जब रिंग में से ये मैग्नेट पास हो रही है तो उसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए। लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा समय मिला, क्योंकि सिलेंडर तो जाहिर सी बात है इस मैग्नेट से बड़ा ही होगा, तो अगर उस मैग्नेट को नीचे गिरने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तब जा करके उसका जो फाइनल एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। रिंग के केस में तो आंसर ठीक होता है लेस देन जी, और सिलेंडर, अगर मान लो ये लॉन्ग सिलेंडर है, तब के लिए आंसर होगा 0। तो देखो सिलेंडर की लेंथ को अगर हम कंसीडर करें तो आंसर फाइनली 0 होना चाहिए। रिंग के केस में लेस देन जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ग्राफ इनमें से कौन सा होगा विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस एंड रेडियस। तो मान लो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रो एल अपॉन में एरिया, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली आर के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इन्वर्सली मतलब कि ऑप्शन सी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक एसर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हम ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे अगर दोनों एसर्जन रीजन ट्रू है तब, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तब के लिए। अगर बोथ एसर्जन रीजन करेक्ट है, मतलब ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्जन की, तो ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी एसर्जन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, एसर्जन, और डी एसर्जन फॉल्स होगा, रीजन आर इज ऑल्सो फॉल्स, तब के लिए ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर मतलब 16 है यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से हमें पार्टिकल नेचर पता चला था। रीजन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द फ्रीक्वेंसी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में, कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि एक फोटोन को अगर आप गिरा रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, अगर कंडीशन ये कि आपकी जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, पार्टिकल नेचर की बात हो रही है ना, कि एक पार्टिकल एक ही पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एसर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बार ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कॉपर अपने पास, द फील्ड लाइन गेट कंसंट्रेटेड इनसाइड द बार, और कॉपर इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखो पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। कॉपर क्या है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड एंड हेंस फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज रिड्यूस। यानी कि फील्ड जो होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो बाहर से जाएंगी, क्योंकि कॉपर डायमैग्नेटिक मटेरियल तो अंदर तो रहेंगे नहीं। तो इस हिसाब से पहली बात तो कॉपर क्या है, डायमैग्नेटिक है, ये तो गलत हो गई, रीजन गलत है। आर फॉल्स है, आर फॉल्स है तो इन दोनों पर रहेंगे। मैंने बार मैग्नेटिक यहाँ पर बोला था क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर कंसंट्रेट हो जाएगी, तो ये भी तो गलत हो गया, अंदर कंसंट्रेट नहीं होगी, बाहर से जाएंगी। तो यहाँ पर एसर्जन भी गलत है, रीजन भी गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज 0। तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी वेव फ्रंट पर जो फेज डिफरेंस होता है कि नहीं 2 पॉइंट के बीच में, वो 0 होता है। तो एसर्जन यहाँ पर गलत है। जब एसर्जन गलत है, सॉरी एसर्जन राइट है यहाँ पर, अगर एसर्जन राइट है तो ऑप्शन डी को तो हटा देते हैं, क्योंकि इसमें तो एसर्जन फॉल्स गिवन है। और रीजन देखो, ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट आर एट द सेम डिस्टेंस। पहले मैं टाइम की अगर बात करूँ तो जो जितने भी पॉइंट्स होंगे वेव फ्रंट पर वो सब सेम टाइम लेंगे, और क्योंकि सभी की स्पीड सेम होगी तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस भी सभी का सेम रहेगा, और इसलिए वो सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। तो इसका मतलब रीजन भी यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी असर्शन की, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा।